अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एंड फोकस, मैं हूं फहद हुसैन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को 2 साल मुकम्मल हो गए हैं और 2 साल के बाद ये सवाल पूछा जा रहा है कि हुकूमत कैसी रही, परफॉर्मेंस कैसी रही, कामयाब रहे, नाकाम रहे। और आप देख रहे हैं कि जाहिर बात है रिवायती किस्म के जो बयानात हैं वो हुकूमत की तरफ से भी आ रहे हैं और अपोजिशन की तरफ से भी आ रहे हैं, और वो हमेशा एक हमारी एक ट्रेडिशन बन गई है। लेकिन जो असल सवाल है, ये बयानात उसको टारगेट नहीं कर पाते। सवाल ये कि देखिए, इस वक्त इस हुकूमत के ऊपर 2 बड़े बड़े जो एलिगेशंस हैं जो इनके ऊपर जो है पहले दिन से जो है वो डाले जा रहे हैं। पहला ये कि ये एक इंजीनियर्ड सिस्टम के थ्रू आए हैं, चुनाचे इनको सिलेक्टेड कहा जाता है और इसकी वजह से इनके ऊपर जो है उंगलियां उठाई जाती हैं। दूसरा ये कि ये परफॉर्म नहीं कर पाए, चुनाचे इनकॉम्पिटेंस और सिलेक्टेड होना, ये 2 एलिगेशंस है। गवर्नमेंट कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, वो परफॉर्म कर रहे हैं, वो तब्दीली ला रहे हैं, वगैरह वगैरह। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन मैं उठाना चाहूंगा कि जब हम ये 2 साल का एक रिव्यू करते हैं तो क्या हम इस पोजीशन में है कि ये हम जवाब दे सकें कि इलेक्टोरल लेजिटिमेसी, यानी अगर आप बिल्कुल एक ऐसे इलेक्शन के नतीजे में आए हैं जिसपे कोई उंगलियां ना उठाए, तो उससे क्या आपकी गवर्नेंस पे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है? और अगर ऐसा ही है तो फिर पाकिस्तान कोई एक इलेक्शन ऐसा है जिसपे किसी ने उंगली ना उठाई हो, पहली बात। दूसरी ये कि परफॉर्मेंस की अपनी लेजिटिमेसी क्या है, यानी मिसाल के तौर पर सिलेक्टेड कहने के बावजूद आज अगर हर शख्स भी कह रहा होता कि 2 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने इनकलाबी किस्म की गवर्नेंस की है, तो शायद सिलेक्टेड होना, इलेक्टेड होना मैटर ही ना करता। तो परफॉर्मेंस की अपनी लेजिटिमेसी क्या है? और तीसरा इससे जुड़ा हुआ सवाल यह है कि परफॉर्मेंस की जब हम बात करते हैं उसका मतलब क्या है? यानी हर शख्स कह रहा है जी देखें इन्होंने परफॉर्म नहीं किया और पीएमएलएन ने किया था या पीपल्स पार्टी ने किया था। उन्होंने क्या किया था जिसको हम कह सकते हैं परफॉर्मेंस? नाज़रीन, ये तीनों सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने आगे की तरफ देखना है। एक बहरान है, एक गवर्नेंस का बहरान, एक सियासी बहरान पाकिस्तान में हमेशा रहता है। इससे बाहर निकलने का तरीका क्या है? ये फंडामेंटल्स की जब तक हम निशानदही नहीं करेंगे तो शायद हम इसी गर्दाब में फंसे रहेंगे और एक दूसरे पे उंगलियां उठाते रहेंगे। चुनांचे आज मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि इन बुनियादी सवालों के जवाब हमें कहां से मिलेंगे और वो जवाब जो हैं उनकी बुनियाद पे हम आगे अपनी सियासत को, अपनी हुक्मरानी को, अपने माशरे को, अपने मुल्क को कैसे उसकी इस्लाह कर सकते हैं, कैसे उसको रिफॉर्म कर सकते हैं। 3 मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। तीनों इन सवालात के जवाब देने के हवाले से बहुत ही मौजू हैं। पाए के सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, एंकर्स हैं और बड़ी करीब से इस माशरे को, पाकिस्तान की सियासत को और पाकिस्तान के हुक्मरानों को देखते हैं। इम्तियाज गुल साहब मेरे पहले मेहमान हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान टेलीविजन में प्रोग्राम करते हैं, ऑथर हैं, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट उनकी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की जो कमेंट्री है पाकिस्तान की सियासत के ऊपर। मेरे दूसरे मेहमान है जनाब मारिया मेमन साहिबा, जबरदस्त एंकर हैं, ARY में अपना शो करती हैं, कॉलमिस्ट हैं, राइटर हैं और मेरे ख्याल में जो लिखती हैं और उसमें बड़ी काट भी है लेकिन उसमें एक बहुत डेप्थ भी है। और मुबशर जैदी साहब मेरे तीसरे मेहमान हैं। नाज़रीन, डॉन न्यूज़ में जो है वो जबरदस्त प्रोग्राम करते हैं अपना, और उसके साथ साथ एक लंबी इन्होंने इनिंग्स प्ले की है पाकिस्तान की सहाफत में, बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिपोर्टिंग भी की है, न्यूज रूम में भी रहे हैं, चैनल्स को लीड भी किया है। तो उस हवाले से ये जो आज की डिस्कशन हम करना चाह रहे हैं इसमें जो एक डेप्थ है वो मुबशर जैदी साहब अपने एक्सपीरियंस में उसको लेके आते हैं। मैं आप तीनों का बहुत शुक्रगुजार हूं। मुबशर, अगर मैं आपसे शुरू करूं, पहले ये जो मामला है, लेट्स स्टार्ट विद द परफॉर्मेंस। पीपल्स पार्टी की हम बात करते हैं जनाब, ये तो बड़े नालायक लोग हैं, जब सेंटर में थे तब भी काम नहीं कर पाए, सिंध में भी देख लिया। इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन आज हम उन पे भी उंगलियां उठा रहे हैं। परफॉर्मेंस को डिफाइन कैसे करें मुबशर? मेरा ये ख्याल था कि इमरान खान साहब जब आएंगे, क्योंकि चीज़ें कुछ बेहतर थीं जब इनको हुकूमत मिली, तो शायद इनको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी थी
कि ये चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर देते हैं। पीपल वर एक्सपेक्टिंग के रिफॉर्म्स करेंगे जहां पिछली हुकूमतें फेल हुई हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, क्योंकि चीज़ें बहरहाल स्टेबिलिटी की तरफ थी जब इनकी हुकूमत आई। एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही, उसके दूसरे मकासद हैं, उसकी दूसरी एक कहानी है, वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। मगर अगर हम इस हुकूमत पे फोकस करें तो मेरा नहीं ख्याल कि इन्हें को बहुत ज़्यादा करना था, मगर मुझे लगा कि इन्होंने आते ही जो है हर तरफ भागना शुरू कर दिया कुछ करने के लिए, तो इनका फोकस लूज हुआ। उसके अंदर इन्होंने जो इनकी प्रायोरिटीज थी मेरे ख्याल में उनको छोड़ के ये हर तरफ भागे हैं, बजाय इसके कि जरा रुकते, सोचते और चीजों की तरफ तवज्जो देते वन बाय वन। मगर इन्होंने शुरू में ही कह दिया कि जी हम ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। पीपल गॉट कंफ्यूज्ड और तो ये भी कंफ्यूज। मुबशर, आपके ख्याल में ये क्लियर नहीं थे कि जब इन्होंने कहा है कि हमने परफॉर्म करना है तो वो 3-4 आइडेंटिफाइबल चीजें जिनको इन्होंने टारगेट करना है, आपके ख्याल में वो क्लैरिटी नहीं थी इनके जहन में? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान खुद ये समझते थे बहैसियत सियासतदान कह लें या क्रिकेटर कि हमारे मुल्क में बहुत सी खराबियां हैं, उनको ठीक करना है। कुछ हद तक उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी उससे हम सब एग्री भी करते हैं कि वाकई पाकिस्तान में सब कुछ ठीक नहीं होता, बहुत सी चीज़ें ऐसी करने की होती हैं। मगर कंटेनर पे खड़े होकर चीज़ों को डिस्क्राइब करना, उनका सलूशन देना एक फ़र्क बात है। जब आप हुकूमत में आते हैं और जब आपके हाथ में बागदौड़ होती है मुल्क की, वो एक फ़र्क बात होती है। तब आपको जो कुछ आपने इलेक्शन कैंपेन्स में या कंटेनर में होकर कहा, यू हैव टू देन वॉक द टॉक। और पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि आप जो हैं, जो कुछ आपने कहा है अब वो आप करके दिखाएंगे। मगर हुआ ये कि शुरू में इन्होंने जो तकरीर की बहैसियत वज़ीर आज़म पहली, उसमें इन्होंने एरियाज आइडेंटिफाई किए, लोग खुश भी हुए, ठीक है। मगर देन फाइनेंशियल क्रंच आया, सारी चीजें मईशत की तरफ मुड़ गई। IMF के साथ अभी हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो चीजें उधर चली गई। पुलिस रिफॉर्म्स की बात हुई तो हमने देखा कि IG जो दुरानी साहब हैं उनका ऑफिस, वहाँ प्रॉब्लम्स हुई और वो ताला लगा के चले गए, और दूसरी ऐसी चीजें। तो इस हुकूमत से अगर मुझसे पूछे तो मेरे ख्याल में एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि ये आके रिफॉर्म करेंगे और जो चीजें कुछ अरसे पहले तक स्ट्रीमलाइन हो चुकी थी उनको नहीं छेड़ेंगे। इन्होंने ये किया कि जो चीजें ऑलरेडी स्ट्रीमलाइन थी उसमें उनको छेड़ दिया और रिफॉर्म्स की बात जो है वो कहीं इधर उधर हो गई। अच्छा मारिया, ये जो रिफॉर्म की बात हो गई, अच्छा देखिए रिफॉर्म में मैं थोड़ा सा ना वापस एक अपने ओरिजिनल सवाल पे आना चाह रहा हूं, वहां से इसको आगे लेके चलते हैं। इनके ऊपर ये आज तक कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, PMLN वाले सब कहते हैं सिलेक्टेड हैं और गलत इलेक्शन से आए हैं। कल भी एहसन इकबाल साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मेरा सवाल ये है कि, और ये थियोरेटिकल सवाल है हमारी और थोड़ा सा पॉलिटिकली इनकरेक्ट भी है, अगर इन्होंने गवर्नमेंट जबरदस्त तरीके से की होती और जो अभी मुबशर बात कर रहे थे कि वो काम कर दिए होते जिसका ये कंटेनर पे खड़े होके बार बार जिक्र करते थे, तो अगर ये एक सेलेक्टेड तरीके से आए हैं, वुड इट रियली हैव मैटर्ड? आज क्या लोग वाकई उस पर बात करते हैं, कहते हैं ठीक है जैसे भी हैं भाई काम तो कर रहे हैं? तो इलेक्टोरल लेजिटिमेसी इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या वाकई में इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो हर चीज ऊपर चली जाती है? मेरे ख्याल फहद, इलेक्टोरल लेजिटिमेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा और कलीदी तौर पे इंपॉर्टेंट है। लेकिन चले अगर मैं थोड़ी देर को मान भी लूँ कि परफॉर्मेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती, अगर लेजिटिमेसी ना भी होती, तो यही तो बात है जो ये चुनाव करने वाले थे वो भी यही उम्मीदों के साथ लेकर आए थे कि कोई मामला बात नहीं है, अगर इधर उधर करके ये आ भी गए, ये परफॉर्म इतना ज़बरदस्त करेंगे कि हमारी जो सारी कैलकुलेशन है, ये जो नई थ्योरी है जो हम मार्केट में फ्लोट करके लेके आ रहे हैं कि जी जमहूरियत जो है उसमें जो जितने प्रॉब्लम्स हैं उसको इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे, तो वो एक्चुअली चूंकि परफॉर्मेंस उस हद तक हो नहीं पाई, तो वो जो ओरिजिनल प्रेमिस था कि जिसकी बात हम कर रहे हैं कि शायद वो लेजिटिमेसी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट थी, इसका मतलब है कि वो फ्लॉप हो गया राइट नाउ। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं इसी को आगे बात को आगे बढ़ाऊंगी और वो मैं ये कहूंगी कि देखिए हम पिछले अगर 3 हुकूमतों के अदवार का जायजा लें फाद साहब, जब पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई थी ना, उनका बड़ा क्लियर और सिंगल पॉइंट एजेंडा था। वो सूबाई खुद मुख्तारी की बात करते थे, वो लेजिस्लेशन की बात करते थे। अपने 5 साल के दौरान उन्होंने वो काम कर दिखाया। उनके कोई इतने बड़े दावे नहीं थे, इतने बड़े वादे नहीं थे। ठीक है, वो इकोनॉमी और गरीब की मदद और रोटी कपड़ा मकान, ये सारी बातें, ये इंतखाबी नारे होते, लेकिन आप किसी से पूछ लें
पीपल्स पार्टी के 2008 के इलेक्शन के दौरान जो उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग थी, वो लेजिस्लेशन का काम करना चाहते थे, वो सूबाई खुद मुख्तारी की बात करते थे, वो कहते थे तमाम यूनिट्स को हमने जोड़ के रखना है, उनको अपने अपने इख्तियारात दें, अपने तौर से अपने सूबे चलाने दें। ये उन्होंने करके दिखाया। अच्छा, फिर फास्ट फॉरवर्ड साल 2013 नवाज शरीफ साहब हुकूमत के अंदर आते हैं। बड़े दो क्लियर ऑब्जेक्टिव्स थे, कोई उन्होंने ज्यादा अपना खिलारा नहीं डाला। उन्होंने कहा जी एक तो पावर क्राइसिस हमने सॉल्व करना है, दूसरा हमने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स शुरू करने हैं। उनके 5 साल के अंदर इकोनॉमी जिस तरह से उन्होंने चलाई, मेरे भी उस पर एतराजात है, उनकी अपनी जमात के अंदर मौजूद लोगों के भी उस पर इत्तेफाक राय नहीं है। लेकिन पावर क्राइसिस सॉल्व हुआ और जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे वो शुरू हुए। अब वो कंप्लीट हुए ना नहीं हुए, उस पर स्टे हो गया, उस पर और क्या मामला है, उसमें शफाफियत कितनी है, ये लदा डिबेट है। पीटीआई ने एक्चुअली अपना कोई क्लियर हदफ रखा नहीं फहद। वी डोंट नो, ये रिफॉर्म्स की बात अगर करके आए थे तो वो उनके पूरे जो तमाम वादों में से एक वादा था, ये सिर्फ वाहिद क्लियर गोल नहीं था। वो एहतिसाब की बात भी करते थे, वो और तमाम चीजें कहा करते थे। तो इनका एक क्लियर गोल क्या है या दो क्लियर गोल्स क्या है, और हम इनको आदि चुके मुद्दत इनकी हो जाएगी चंद माह में, तो हम सिर्फ उसी पैमाने पे नापेंगे कि वो जो गोल्स थे उसमें कहां तक ये पहुंचे हैं। So there's too much, they've bitten too much that they could chew. बहुत ज्यादा खिलाना डाल अगर ये, हाँ ठीक है, लेकिन इम्तियाज साहब देखिए, ये बात तो ठीक है मारिया की कि इनके पास कोई आइडेंटिफाइबल वो नहीं था, कोई एक फील्ड के जी हमने ये करना है, या आइडेंटिफाइबल टारगेट नहीं था। लेकिन इम्तियाज साहब, आप इतने अरसे से सियासत को देख रहे हैं, आपने किताबें लिखी हैं, आपने दहशतगर्दी के ऊपर जो है वो बड़ा सेमिनल किस्म का काम किया हुआ है, आपने ये गवर्नेंस के एस्पेक्ट्स को देखा है। देखिए, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जिस तरह मारिया ने कहा, ठीक है कि पीपल्स पार्टी ने कहा जी हम ये 18th अमेंडमेंट कर देंगे और हम फेडरेशन को स्ट्रेंथन कर देंगे, पीएमएलएन ने कहा हम इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कर देंगे, कल को कोई और गवर्नमेंट आएगी वो कहेगी जी हम जो है हम सड़कें ठीक कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क को एक्चुअली जरूरत किस चीज की है? फंडामेंटल सवाल तो यह है कि परफॉर्मेंस हमें अगर चाहिए तो वो कौन से एरियाज हैं जो जेन्युइन परफॉर्मेंस मांगते हैं, और वो वही है जो फंडामेंटल सोसाइटी के हैं, जो बाय द वे इम्तियाज साहब, इमरान खान साहब बात करते थे, पुलिस, इंसाफ, सेहत, कानून की हुक्मरानी, रूल ऑफ लॉ, ये फंडामेंटल्स हैं। लेकिन इन फंडामेंटल्स को इम्तियाज साहब परफॉर्मेंस के सांचे में कैसे डाला जाए? देखिए फहद, जिन लोगों ने भी तवक्कुआत वाबस्ता की थी कि इमरान खान बरसर इक़्तिदार आके अपने तमाम वादों पे अमल दरामद कर पाएंगे, मेरा ख्याल है बहुत सादा थे, भोले थे। इसलिए कि सियासी नारों पे जो अमल दरामद होता है वो ज़मीनी हक़ाइक़ के आइसोलेशन में नहीं हो सकता। ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि जब पुलिस ने इस्लाहात करने की कोशिश की गई तो पूरी पंजाब की पुलिस ब्यूरोक्रेसी इकट्ठी होकर उन्होंने नासिर दुरानी साहब को भगा दिया। और सिर्फ वो सिर्फ अफसरशाही नहीं थी, बल्कि वहाँ के सियासतदान भी उसमें बिल्कुल पेश थे, और ये एक बिल्कुल नाकाबिले तरदीद हकीकत है। फिर FBI में जब वो शब्बर कैदी साहब को लेके आए, पूरे FBI का जो ग्रेड 21-22 का काडर है वो इकट्ठा हो गया, उन्होंने अमलन बगावत कर दी और मजबूरन वज़ीर आज़म को एक अलग से मीटिंग करनी पड़ी, कोई 32-33 अफसरान थे, उनको कहना पड़ा कि नहीं हम इस्लाहात नहीं कर रहे हैं। फिर तीसरा जो पावर की बात हो रही है, आप मालूम है कि आज पाकिस्तान में हमारी ज़रूरत जो है वो 21-22 मेगावाट है मैक्सिमम, जबकि इस वक्त हम जो कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं 13-14 हज़ार मेगावाट के, हम उसके 75% करीब हम दे रहे हैं कैपेसिटी चार्जेस। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि इस जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो एक नेक्सस है यहाँ पे स्टेक होल्डर, जिसको स्टेटस को कहते हैं। ब्रेक के बाद वापस आके गुफ्तगू को यहीं से शुरू करते हैं कि परफॉर्मेंस को डिफाइन कैसे किया जाए। ब्रेक के बाद
नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जानने की कोशिश ये कर रहे हैं कि जो 2 साल पीटीआई के हुए हैं, इसमें जो सवालात उठे हैं उनकी हुक्मरानी की वजह से, उनकी गवर्नेंस से, उससे हम लेसन्स क्या सीख सकते हैं? मुबशर, ये जो भी बात कर रहे थे इम्तियाज साहब कि हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम्स हैं, इम्तियाज साहब सही कह रहे हैं। एफबीआर को रिफॉर्म करना है, उसमें माफियाज हैं। आपने पुलिस को रिफॉर्म करना है, उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। ये सब कुछ तो मुझे और आपको मालूम है, और यही वजह है कि नून लीग भी कहती है जी हम ये काम नहीं कर पाए। यही वजह है कि पीपल्स पार्टी भी कहती है जी हम काम नहीं कर पाए। यही वजह है शायद मुबशर के जो हमारे यहां जो फौजी हुक्मरान रहे हैं वो भी यही काम नहीं कर पाए। लेकिन इस विशिष्ट साइकिल से हमें बाहर तो निकलना है। ये जो नेक्स्ट राउंड आना है इलेक्शंस का, उसमें इन्हीं बुनियादों पे बात होनी है कि जनाब ये परफॉर्म नहीं कर पाए, हम करेंगे। सवाल यह है कि ये जो परफॉर्मेंस की बुनियादें हैं, क्या हमारा इस पर अग्रीड नहीं है मुबशर? हमारे यहां, हमारी जमातों में, हमारे वोटर्स में, हमारे शहरियों में ये कंसेंसस नहीं है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस है पाकिस्तान के शहरियों की जिंदगी में इंप्रूवमेंट लाना। पुलिस, इंसाफ, तालीम, सेहत, कानून की हुक्मरानी, ये कंसेंसस नहीं है हमारे माशरे में और हमारी सियासत में मुबशर। देखिए, मेरे ख्याल में कंसेंसस ओवर द इयर्स डेवलप होगा मुबशर, लेकिन एक चीज का मुझे जवाब दें। वो ठीक है, वो बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन क्या इस्टेब्लिशमेंट ने किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट को या अपनी गवर्नमेंट को रोका है कि वो पुलिस की इस्लाह ना करे, या वो तालीम को ना फैलाए, या वो सेहत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक ना करे, या वो रूल ऑफ लॉ लाए? रोका है इन्होंने, या ये इनकी अपनी इनकॉम्पिटेंस है तमाम गवर्नमेंट्स की? देखिए, मैं अगेन वही बात कर रहा हूँ ना, हम 2008 से शुरू कर लेते हैं ना। जरदारी साहब की गवर्नमेंट भी एक इंटरनेशनल अरेंजमेंट के तहत वजूद में आई, हम सबको पता है। उसमें यूएस भी गारंटर था, यूके भी गारंटर थी, हमारी फौज भी गारंटर थी। और जिस तरह हुआ, नवाज शरीफ साहब जिस तरह आए, उनको एक जिस तरह का मैंडेट मिला, उसमें भी इस्टेब्लिशमेंट की जो है आशीर्वाद शामिल थी। मगर जाहिर है उसके बाद जो कुछ हुआ इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ के दरमियान, दैट इज ऑब्वियसली सबको पता ही है। अब आ जाए इमरान खान की तरफ। देखिए, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि इस्टेब्लिशमेंट को ये बात तस्लीम करनी होगी पहले कि लोगों को कम से कम आज़ादी तो दे दें कि वो अपने वोट के थ्रू चूज कर सकें। अगर इन इंतखाबात पे क्वेश्चन मार्क लगा है तो जाहिर एस्टेब्लिशमेंट की वजह से लगा है, वरना मैं और आप क्या इस बात पे कन्विंस नहीं है कि इलेक्शन फेयर होते तो शायद फिर भी इमरान खान ही आते, और इलेक्शन के थ्रू नवाज शरीफ वोट आउट होते तो आज ना मुस्लिम लीग नून ये कह रही होती कि जनाब हमारे साथ धांधली हो रही है, ना पीपल्स पार्टी कह रही होती, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर ही लोग उन्हें रिजेक्ट करके इमरान खान वोट आउट। लेकिन अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन के तहत आते, उन पे कोई उंगलियां ना उठाता और परफॉर्मेंस ऐसी होती जैसी अभी है, फिर को फर्क पड़ता? नहीं, बिल्कुल। देखें, फर्क ये पड़ता कि हर कोई अब एस्टेब्लिशमेंट की तरफ उंगली ना उठा रहा होता कि जनाब देख लो जेड़े तुसी लेकर के आए हो वो की कर रहे हैं। तो ये चीज फिर सीधा सारा क्रिटिसिज्म होता है इमरान खान के ऊपर। इस वक्त देखें आप, तमाम अपोजिशन लीडर सामने इमरान खान होते हैं, लेकिन वो कह दूसरों को रहे होते हैं कि जी हाँ जी हम सिलेक्शन कर लिए, मजा आ गया जी। बिलावल भुट्टो भी यही कह रहे हैं, नून वाले भी ये कह रहे हैं, हाँ जी सिलेक्टर्स को अब पता लगेगा। तो सबको पता है कि कहां से डोरें हिलती हैं, कहां से ये कंट्रोल हो रही है। हालांकि ये सबसे बेहतरीन मौका था कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट और ये गवर्नमेंट एक पेज पर थे, इनको कोई खतरा नहीं था, दे कुड हैव डिलीवर्ड। मगर मुझे लगा कि इमरान खान ये समझते रहे कि फौज जो है उनको हेल्प आउट करेगी, ईज आउट करेगी, जो कर रही है अभी तक, मगर वो खुद से डिलीवर नहीं कर पाए। ये जो डिबेट के पैरामीटर्स हैं, जो अभी मुबशर बात कर रहे हैं कि अल्टीमेटली बाइनरी बनती है कि जी अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, अगर एस्टैब्लिशमेंट जो है वो सिस्टम में इंटरफेयर ना करे तो मामला ठीक हो जाएंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि डिबेट थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जिसमें कई जगह हम जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को उतने हाई स्टैंडर्ड पे नहीं रखते जितना रखना चाहिए, और हम ये डिमांड नहीं करते कि आपने ये जो फंडामेंटल्स हैं रिफॉर्म के, माशरे के, इनको आपने क्यों नहीं ठीक किया। ये हम इनको एक थोड़ा फ्री, एक क्लीन पास देते हैं। हाँ, मैं जरा इसको जो बहस को ना थोड़ा एक
टियर ऊपर ले जाना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि हम हर हुकूमत जब आती है तो उसके ना बहुत जल्दी में होते हैं उसको उसकी परफॉर्मेंस का एनालिसिस करने में, वो पास हो गई है या फेल हो गई है, इसके ऊपर वर्डिक्ट जो है वो देने के अंदर। अभी 2 साल हुए हैं पीटीआई की हुकूमत को, बल्कि वो भी चंद हफ्तों बाद मुकम्मल हो जाएंगे। मैं थोड़ी इस डिबेट को ऊपर ले जाना चाहती हूँ। देखिए, एक टर्म जो होती है ना किसी भी गवर्नमेंट की, वो कौमों की जो है ना हिस्ट्री में कोई इतना बड़ा मायने नहीं रखती। जिसकी एक एग्जांपल मैं भी आपको ये दूंगी कि अगर ये अमेरिका के सदर ट्रंप साहब इस दफा इलेक्ट नहीं होंगे तो वो जो पूरी क्या नाम है मुआशरा जो है वो उसको रिकवर कर जाएगा, और जो उन्होंने जो भी चेंजेस किए हैं वो रिवर्स भी हो जाएंगे, नए आएंगे, वो देखेंगे जी ये तमाम मामला ठीक हो, बिकॉज वो सोसाइटी में इतनी वाइब्रेंसी है, इंस्टीट्यूशंस में इतनी वाइब्रेंसी है। अच्छा, वो वाइब्रेंसी वो कैसे आती है फहद? वो इस तरह आती है कि जब आप मदाखलत ना करें और चीजों को एवोल्यूशनरी तौर पे अब आगे बढ़ने दें। अब देखिए ना, जब से इस मुल्क के अंदर हम देखते हैं, और अभी किसी से ढकी छुपी बात भी नहीं है कि जी एक इस्टेब्लिशमेंट का जो एक बाकायदा रोल है, उसको देखने के बाद अब क्या किया सियासी जमातों ने फाद साहब? अब देखिए, पंजाब के अंदर पीएमएलएन ने एक ऑल्टरनेट सिविलियन इस्टेब्लिशमेंट क्रिएट करने की कोशिश की, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर हो, चाहे वो और इदारों के अंदर हो, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो कुछ हद तक, अगर मैं पता नहीं, मुझे नहीं मालूम ये हम अदलिया कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ही ना आ जाए, उसके अंदर भी हो। तो उन्होंने अपने आप को वहां पर जिसे कहते हैं ना अपने वहां पे टेंटिकल्स फंसाने की कोशिश की। सिमिलर अप्रोच अब आप सिंध में चले जाएं, पीपल्स पार्टी जो है, सिमिलर अप्रोच है जी। उन्होंने वहां पे अपने लिए अपना काम चलाने के लिए एक ऑल्टरनेट सिविलियन एस्टैब्लिशमेंट क्रिएट कर दी, और अगर आप ज्यादा छेड़छाड़ ना भी करें तो उन्होंने अपने अपने सिस्टम्स इन प्लेस कर लिए हैं, जिससे वो उनको लगता है वो दोबारा इलेक्ट भी हो जाएंगे और काफी हद तक वो अपना जो है रिकवर कर लेंगे मैंडेट, अगर उनको लगता भी है वो छिना है या कुछ हुआ है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर इज कि ये जब आप एक सिस्टम को अननेचुरली जब उसके साथ टैंपर करते हैं, उसके साथ मदाखलत करते हैं, तो फिर उसकी ये सारे ऑफ शूट्स होते हैं जो हम इस वक्त देख रहे हैं। आप इस वक्त इमरान खान साहब को बिल्कुल छोड़ दीजिए, अगर कोई सपोर्ट है वो भी छोड़ दीजिए, ऑपोजिशन के कोई अगर आशीर्वाद है वो भी छोड़ दीजिए, सिस्टम को अपना रास्ता खुद इख्तियार करने दें। क्या होगा? क्या हो सकता है ये हुकूमत चल जाए, हो सकता है हुकूमत फेल हो जाए, फेल हो गई तो अगले आ जाएंगे, अगलों को अपना रास्ता जो है खुद अपनाने दीजिए। बुरा करेंगे तो फेल हो जाएंगे, ठीक करेंगे तो लोग दोबारा लेकर आ जाएंगे। जब हम इस तरह से अननेचुरली सिस्टम को ठीक है, यानी लेसे फेयर है, वो जो इकोनॉमिक्स में मारिया कहते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई है, आप मार्केट फोर्सेस जो हैं वो अपना खुद रास्ता निकालती हैं। इम्तियाज गुल साहब, अगर हम ऐसा करें, देखिए अब हम थोड़ा सा एकेडमिक हो जाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा वापस आना चाह रहा हूं। 3 साल में इलेक्शंस हैं 2023 में, 2 साल के अंदर एक कैंपेन शुरू हो जाएगी, इलेक्शन के बैरोमीटर सेट होना शुरू हो जाएंगे। मैं नहीं कह रहा कि इनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं हो सकती, यानी मुमकिन अगले 2 साल में इम्तियाज साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इन बुनियाद फंडामेंटल्स में बहुत इंप्रूवमेंट ले आए। लेकिन इशू ये है कि ये तो एक इस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान में रोल है, हमें अच्छा लगे बुरा लगे है, और अगले इलेक्शन तक गायब नहीं होगा। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अगले 2 साल में, 2.5 साल में जब पाकिस्तान जनरल इलेक्शन में जाएगा तो हम क्या बात कर रहे होंगे कि जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए और इस्टेब्लिशमेंट गायब हो जाए, या पाकिस्तान का शहरी ये डिमांड कर रहा होगा कि जनाब जो गवर्नमेंट बनाना चाह रहा है वो बताए कि वो पुलिस को कैसे ठीक करेगा, वो बताए कि वो सेहत को और इंसाफ को और रूल ऑफ लॉ को कैसे ठीक करेगा। ये डिमांड हम जनरेट करेंगे या हम खुद नहीं कर पा रहे ये डिमांड जनरेट? देखिए, यहाँ पे एक रुझान ये बन गया है कि लोग इल्जाम तराशी शुरू कर देते हैं, तमाम जमातें एक दूसरे पे उंगलियां उठानी शुरू कर देती हैं। अदालत आलिया को देखें तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पे उंगली उठाती है, अदालत उज़्मा को देखें तो वो नैब को और हाई कोर्ट्स पे इल्ज़ाम लगा रही होती हैं, वकला अदलिया को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। सियासतदानों को देखें तो वो इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, या मीडिया को देखें तो मेरा अपना बड़ा एक कैलकुलेटेड व्यू ये है कि जब तक हमारे यहाँ 1860 का जो प्लानिंग कमीशन रिजीम है वो बुनियादी तौर पे तब्दील नहीं होता, जब तक हमारा 1861 वाला पुलिस एक्ट तब्दील नहीं होता है, जब तक कंसंट्रेशन ऑफ पावर जो है चीफ मिनिस्टर के पास है या वजीर आजम के पास है वो ख़त्म नहीं होता,
जब तक तमाम जमातों का इस बात पे एका नहीं होता कि इस मुल्क में जो हुक्मरान अशराफिया है, चाहे वो सियासी है चाहे वो मिलिट्री है, उसकी मुराद ख़त्म करनी है, तो उस वक्त तक बड़ा मुश्किल होगा किसी भी। क्यों नहीं हो पा रहा? सॉरी, ये क्यों नहीं? उसके बात आपकी ठीक है, लेकिन हो क्यों नहीं पा रहा? जी, वो इसलिए नहीं हो रहा है कि इस सिस्टम के साथ इसी अशराफिया के मफादात जुड़े हुए हैं। अब देखिए, जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम है वो उसकी बुनियाद वही कानून है जो कि अंग्रेज हुक्मरान छोड़ गए थे। उसको थोड़ा सा इन्होंने रिफॉर्म किया पेपरा के जरिए, लेकिन बुनियादी सुकम उसमें यही है कि वो निज़ाम इस तरह का है कि अगर आपको एक ग्लास मार्केट से 100 रुपए का मिलता है तो पेपरा के जरिए आप जब जाते हैं आपको वो 250-300 रुपए में मिलता है। आपको किसी सरकारी डिपार्टमेंट में 50,000 1 लाख रुपए की खरीदारी करनी है, आपको 3-3 महीने तक इंतजार करना पड़ता है। तमाम ठेके जो हैं, जो पेपरा की, अगर मैं तो हैरान हूँ, बाहर के हमारे जो सफारत खाने हैं टूटी हुई कुर्सियां पड़ी होती हैं उनके सफारत खानों में, वो इसलिए कि उनको यहाँ पे जो पेपरा और ऑडिटर जनरल और पब्लिक बुनियादी तौर पर हम एक विशिष्ट साइकिल में फंस गए, एक गर्दाब में फंस गए हैं। हमें पता है क्या करना है। आपने जो निशानदेही की वो बिल्कुल दुरुस्त है। मुबशर साहब ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल टेक्निकली जो है ये भी ठीक है। मारिया ने ये कहा कि हमें गवर्नमेंट्स को टाइम देना चाहिए, ये भी बात ठीक है, लेकिन ये कर नहीं पा रहे। ये क्या वजह है? मैं ब्रेक ले रहा हूं, वापस आता हूं तो मैं मुबशर जैदी साहब के सामने ये सवाल रखूंगा कि अगर हमें ये प्रॉब्लम्स हैं और हम उनसे निकल नहीं पा रहे और वक्त निकलता जा रहा है और हम पीछे होते जा रहे हैं एज ए नेशन, तो इससे बाहर कैसे, इस विशियस साइकिल को तोड़ें कैसे? ये बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। अगली ब्रेक के बाद खुशामदेद, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मुबशर जैदी साहब, ये जो बात अभी हम कर रहे थे कि एक विशियस साइकिल है, एक गर्दाब है जिसमें हम फंस गए हैं, उससे निकलना में मुश्किल हो रहा है। हम सबको समझ आ रही है कि हमने करना क्या है, होना क्या चाहिए, लेकिन हम कर नहीं पा रहे। इसका वे आउट क्या है? हाउ डू वी गेट आउट ऑफ दिस? देखिए, मैं इम्तियाज साहब की ही बात को आगे बढ़ाऊंगा कि ये जो विशियस साइकिल बन गया है, जिसमें सियासतदान भी हैं, सनतकार भी हैं, जनरल्स भी हैं, जजेस भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, बहुत से ऐसे जो, तो ये विशियस साइकिल उस वक्त टूटेगा जब कानून की अमलदारी होगी। मुझे बताइए, इस हुकूमत का सबसे बड़ा नारा था कि राइट या रॉन्ग, ये ला करके नवाज शरीफ को और जरदारी को जेलों में डालेंगे। आज वो जेलों में है? नहीं। किसकी वजह से? हम सबको पता है किसकी वजह से वो बाहर हैं। क्यों उनको सजाएं नहीं हो पा रही, क्यों रिकवरी नहीं हो पा रही। तो ये चीज़ तो फिर जो प्राइम उनका नारा था तहरीक इंसाफ का कि हम अकाउंटेबिलिटी करेंगे, वो ही सबसे पहले फिजल आउट हुआ। उसके बाद की चीज़ें जो हैं, जाहिर है जब उन्होंने देखा कि उनकी प्राइम जो उनकी ऑब्जेक्टिव था कह लें, क्योंकि जाहिर है किसी की नीयत के ऊपर आप शक नहीं कर सकते। नीयत जाहिर है, आई एम श्योर इमरान खान साहब की बहुत अच्छी होगी कि चीज़ों को ला करके सबको रिफॉर्म किया जाए, क्लींस किया जाए ये जो कुछ हो रहा है। मगर जो कुछ हुआ है अब तक, उससे यकीनन मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ का जो बुनियादी नारा था करप्शन, वो खत्म हो गया। उसके बाद अब देख रहे हैं कि हर महीने कोई माफिया उठता है, वो एक मसनूई बहरान पैदा करता है, उसमें पैसे समेटता है और गायब हो जाता है। तो अब ये इल्जामात हुकूमत पे लगने शुरू हो गए कि जनाब आप जो है माफियाज, आप माफियाज को जो है वो उनको बेनिफिट दे रहे हैं और आप आम आदमी को बेनिफिट नहीं दे रहे। किस मुंह से ये हुकूमत बताएगी कि नवाज शरीफ साहब कैसे चले गए बाहर? किस मुंह से बताएगी कि जरदारी साहब क्यों घर में बैठे हुए हैं, क्यों जेल में नहीं है? लेकिन हमें ब्रेक तो करना है, साइकिल ब्रेक करना है। ब्रेक करने का मैंने आपको पहले ही बताया कि देखिए, जब एस्टैब्लिशमेंट का क्या किरदार है सियासत में। ठीक है, आप नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर बिल्कुल आपको ऑन बोर्ड होना चाहिए क़यादत के साथ,
मगर हाँ। बाकी चीजें जो सियासत में आपकी जो इंटरफेरेंस है उसमें ये हाँ। होता है कि आप ठीक फिर है। जैसे आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ लिया जस्टिस मकबूल बाकर का कि आप सियासी बोनों के ऊपर जो है इन्वेस्ट ठीक है। करते हैं, उनको ये बनाते हैं, खिलौने ओके। क्रिएट करते हैं, वो खिलौने मैल ठीक है। फंक्शन करते हैं तो आप उन खिलौनों को तोड़ के नए ओके। खिलौनों के तलाश में निकल ठीक है। जाते हैं। डन। मारिया, मारिया, अब ये जो मामला है जहां पे हम खड़े हैं, ये हमें नजर आ रही हैं चीजें, और हम जो कुछ हो रहा है, मारिया, आप भी देखती हैं कि इंटरनेशनली क्या हो रहा है। इस वक्त पूरी दुनिया में एक डिबेट चल रही है कि गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए। ट्रंप का में जो है वो एक्सपेरिमेंट नजर आ रहा है, लग रहा है कि वो हार जाएंगे। और मैं एक जगह पढ़ रहा था मारिया कि इस टाइम दुनिया में 2.5 सुपर पावर्स हैं, 2.5। एक अमेरिका, एक, 2 चाइना और आधा रशिया। ये 2.5 में से जो 1.5 हैं वहां जमहूरियत नहीं है। सो ये जो एक दुनिया में जो एक डिबेट चल रही है कि जी गवर्नेंस वर्सेस डेमोक्रेसी, ये पाकिस्तान में भी आ रही है। ये वही डिबेट है जो हम आज भी कर रहे हैं। सवाल ये जो विशेष साइकिल है हमारी, इससे निकलने का तरीका क्या? हम सब कुछ तो ट्राई कर लिया, हमने नहीं हो पा रहा, देन व्हाट? सर, इसका तरीका एक ही है। पहले आप ये असूली तौर पे तय कर लीजिए कि आपने अपने मुल्क में निज़ाम क्या रखना है। अब हमें मालूम है हमारे मुल्क में एक जमहूरी निज़ाम होगा। क्या जमहूरी निज़ाम 100% दुनिया भर में हर जगह डिलीवर करता है? इसका जवाब होगा नहीं। अगर आप कहें कि ठीक। दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क इस वक्त अगर भारत है तो वो नहीं कर रहा वहाँ डिलीवर। अमेरिका एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, क्या वहां पर डिलीवर कर रहा है? नहीं डिलीवर कर रहा। ना ही इंग्लैंड में कर रहा है। अब डिबेट्स वहां सुने, वहां पे भी तमाम मामला करप्शन हर सोसाइटी का मामला है। बट पॉइंट इज कि उनकी जो सिस्टम के अंदर उनकी जो 4-5 प्रायोरिटीज हैं, क्या वो उन तमाम नीड्स को पूरा कर रहा है? तो जी हाँ, वो उन ममालिक के अंदर वो चीजें इनको पूरा कर। वो क्या चीजें होती हैं? सबसे बड़ी बात एक मुल्क के लिए है कि उसका शहरी पैसे बनाए। पैसे से मुराद मेरा ये नहीं 2 नंबर पैसे बनाए, मेरा मतलब ये है कि आप उसके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, उसको ठीक। इंफ्रास्ट्रक्चर दें, उसको नौकरियां दें, उसके लिए ऐसे मौके बनाए कि वो एक शहरी अमीर हो। तो ये जो मुल्क है ना, ये ऐसे मौके बनाते हैं कि जहां पर वहां बिजनेसेस के लिए अच्छी पॉलिसीज होंगी, नौजवान अपना जो है अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ सकेगा अगर उसके माँ बाप के पास पैसे ना हो, बेशक बाद में वो कर्ज अता करता रहे। एक नौजवान जो है वो एक ही अपनी जिंदगी के दौरान वो अपना सोशल स्टेटस इतना तब्दील कर सकता है जो शायद यहाँ पे ठीक। हमारे किसी एक नौजवान को 3-4 नस्लें लगे। ये बड़ी बिल्कुल। सिंपल बात है मेरे नजदीक। अगर आप बिल्कुल। कहें कि गवर्नेंस क्या है, मेरे नजदीक गवर्नेंस ये है कि आपका शहरी जो है उसको अमीर या पैसा बनाने के लिए, अपनी जिंदगी अच्छे क्वालिटी के साथ बिल्कुल गुजारने ठीक के है। लिए वो बिल्कुल ठीक मौके है। फराहम किए जाए। मेरे लिए बहुत governance बहुत है। जरूरी पॉइंट है, बहुत जरूरी पॉइंट हमारी, और ये वहीं पे लिंक करता है जहां से हमने प्रोग्राम शुरू किया था। और इसलिए मैं आखिरी वर्ड जो है मैं अब इम्तियाज साहब की तरफ आऊंगा। इम्तियाज साहब, ये जो बात हो रही थी, मारिया ने जो बात की कि देखिए फंडामेंटल्स क्या है, हमें अपने माशरे को बेहतर करना है तो कम से कम क्लैरिटी तो हो ना कि हमने फंडामेंटल्स क्या करने हैं। ये जमहूरियत की डिबेट एक ग्लोबल डिबेट है, उसमें किताबें भी आ रही हैं, लेकिन ये जो मारिया ने जिक्र किया कि देखिए हमें अपने शहरी को देना क्या है। सियासी जमातें जब तक उस नुक्ते पर नहीं आएंगी तो ये एक विशेष साइकिल चलता रहेगा। इलेक्शन में चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगले 3 साल रहते हैं, पुलिस को बेहतरी, इंसाफ की बेहतरी, तालीम की बेहतरी, सेहत की बेहतरी, कानून की हुक्मरानी की बेहतरी, ये वो फंडामेंटल्स हैं जिनकी बुनियाद पे ये माशरा बेहतर होगा। लेकिन ये सारा कुछ करने के लिए इस साइकिल से हम कैसे निकले इम्तियाज साहब? कौन करेगा ये? जी बुनियादी तो मैंने आपसे पहले यही कहा कि जब तक हम ये बुनियादी काम नहीं कर पाएंगे, आम आदमी को, आम पाकिस्तानी को हम कोई रिलीफ नहीं फराहम कर सकते। और उस तमाम तर जिम्मेदारी ये मुबशर साहब चूँकि बार बार वो इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, मैं ख़ुद ये समझता हूँ कि उस इस्टेब्लिशमेंट ने बिलाशुबा बड़ी ख़राबियाँ पैदा की हैं, बार बार सियासत में या सियासी जो निज़ाम है उसमें मुदाखलत करके। लेकिन जो आपने एक सवाल उठाया था कि क्या इस्टेब्लिशमेंट ने तालीम का निज़ाम, पानी का निज़ाम, सेहत का निज़ाम बेहतर करने से सियासी जमातों को नहीं रोका है। लेकिन जब अगर पूरे मुल्क में देखें, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, साउथ पंजाब में घोस्ट स्कूल्स देखें, घोस्ट टीचर्स देखें, पानी पीने का पाकिस्तान के 80% लोगों के पास साफ पीने का पानी नहीं है, हम आप सब बॉटल पानी पीते हैं। तो उसके लिए आपको सियासी अशराफिया का, सियासी और जो मिलिट्री अशराफिया है उसका बुनियादी तौर पे इत्तेफाक राय चाहिए कि हमें जो प्लानिंग कमीशन रजीम है अंग्रेज से मिली हुई, जब तक उसकी बुनियादी चीज़ों को हम दुरुस्त नहीं करेंगे,
जब तक हम ई गवर्नेंस की तरफ नहीं जाएंगे, जब तक ऑनलाइन सोल्यूशन स्मार्ट गवर्नेंस पे नहीं जाएंगे, उस वक्त तक हम यूं ही इस गर्दाब में फंसे रहेंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, मेरा वक्त खत्म हो गया है। मैं बहुत तीनों मेहमानों का बड़ी इंपॉर्टेंट डिबेट थी। नाज़रीन, आखिर में सिर्फ ये कहूंगा कि देखिए ये बड़ा, मेरे ख्याल में बड़ा जरूरी आ गया। आज हम पीटीआई की हुकूमत की 2 साल के ऊपर ये बात कर रहे हैं कि ये क्लैरिटी आए कि परफॉर्मेंस जब हम मांगते हैं तो वो हम परफॉर्मेंस क्या मांग रहे हैं। जब तक ये पाकिस्तान के सियासी डिस्कोर्स का सेंट्रल एजेंडा नहीं बनेगा और जब तक हमारी सियासी जमातें ये हमें नहीं बताएंगी कि वो पुलिस को कैसे ठीक करेंगी प्रैक्टिकली, सेहत का निजाम कैसे ठीक करेंगी, इंसाफ का निजाम कैसे ठीक करेंगी, कानून की हुक्मरानी कैसे लाएंगी, जब तक ये वो डिटेल में हमें नहीं बताएंगी तब तक परफॉर्मेंस का बैरोमीटर सेट नहीं होगा और हम इसी तरीके से इस गर्दाब में फंसे रहेंगे। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफ़िज़।